ईसीजीसी लिमिटेड, फॉर्मली क्या था ईसीजीसी, क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1957 में बनाया था, ठीक है। इसका मेन काम क्या है, प्रोमोटिंग एक्सपोर्ट, ठीक है, हम दी कंट्री बाय प्रोवाइडिंग क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस, क्या करता है, क्रेडिट रिस्क इंश्योरेंस देता है, रिलेटेड सर्विस फॉर एक्सपोर्ट देता है। और ये किसके अंदर काम करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और मैनेज कौन करता है इसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन इंक्लूड होते हैं, ये मैनेज होता है बाय बीओडी, और इसमें होते हैं आरबीआई के प्रतिनिधि, जीओआई के प्रतिनिधि, बैंकिंग के प्रतिनिधि, और इंश्योरेंस और एक्सपोर्ट कम्युनिटी के प्रतिनिधि, इतने सारे मेंबर्स इसके होते हैं बोर्ड में। अब कहता है ओवर द इयर्स इट हैज बीन डिजाइन्ड डिफरेंट एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू सूट द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन एक्सपोर्टर एंड कमर्शियल बैंक्स एक्सटेंडिंग एक्सपोर्ट क्रेडिट। ईसीजीसी इज एसेंशियली एन एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन है, seeking to improve the competitiveness of the Indian exporter by providing them with the credit insurance cover। क्या देता है उनको, क्रेडिट इंश्योरेंस कवर। ईसीजीसी कीप्स द प्रीमियम रेट एट ऑप्टिमल लेवल, ठीक है। अब कहता है नीड ऑफ एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस, एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस की जरूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। पेमेंट ऑफ एक्सपोर्ट आर ओपन टू रिस्क एट द रिस्क इवन इन द बेस्ट टाइम्स, ठीक है। पेमेंट फॉर एक्सपोर्ट्स आर ओपन टू रिस्क इवन एट द बेस्ट ऑफ टाइम्स। एक्सपोर्ट किया कोई माल एक्सपोर्ट हुआ, लेकिन उसका पेमेंट क्या है, हमेशा एट द रिस्क होता है, एट रिस्क होता है। हो सकता है इंपोर्टर ऑन टाइम पेमेंट करे, इंपोर्टर जो है ऑन टाइम पेमेंट कर पाए ना कर पाए, कुछ इशूज हो जाए, तो इसके कारण क्या है, इंश्योरेंस लिया जाता है। द रिस्क हैव बीन एज्यूम्ड लार्ज प्रोपोर्शन टुडे ड्यू टू फार रीचिंग पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस दैट आर स्वीपिंग इन द वर्ल्ड, ठीक है। An outbreak of this war of civil war may block और डिले द पेमेंट ऑफ ए गुड्स एक्सपोर्टेड। मैंने जैसे आपको कहा कि कोई भी इशूज हो सकता है, तो पेमेंट जो है ना, गुड्स का एक्सपोर्ट किए हुए गुड्स का पेमेंट लटक जाएगा। ए कूप और एन insurrections may also bring about the same report result। Economic difficulty or balance of payment problem may lead a country to impose restriction on either import of a certain goods or transfer of payment of a goods imported। In addition, the exporter have to face commercial risk of insolvency, protective default of the buyers, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। The consequences of payment risk both political, commercial and enable them to expand the overseas business without fear of loss। इसीलिए इंश्योरेंस दिया जाता है कि एक्सपोर्टर जो है इन सब रिस्क से अपने आप को मेंटली फ्री करके बिजनेस कर सके, ठीक है। नाउ लेट अस गो द डिटेल इन द स्टडी ऑफ रिस्क एंड इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ द सीजीसी एंड इट्स प्रोडक्ट के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है डिफिनीशन ऑफ रिस्क, रिस्क इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है। तो रिस्क क्या है, व्हाट इज रिस्क? द रिस्क कैन बी डिफाइंड एज ए अनसर्टन इवेंट विथ फाइनेंशियल consequences रिजल्टिंग इन लॉस और रिड्यूस्ड अर्निंग, ठीक है। रिस्क जो है अनसर्टन इवेंट है विथ फाइनेंशियल consequences, जिससे फाइनेंशियल consequences होता है रिजल्टिंग लॉस और रिड्यूस्ड इनकम, ठीक है। एन एक्टिविटी विच में गिव प्रॉफिट और रिजल्ट इन लॉस में कॉल्ड रिस्की प्रोपोजिशन। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे प्रॉफिट मिलता हो और लॉस होता है उसे कॉल्ड रिस्की प्रोपोजिशन कहते हैं। ड्यू टू द अनसर्टेनिटी और अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ द एक्टिविटी और ट्रेड इन फ्यूचर, ठीक है। While in human life, risk is related to illness, impairment, or loss in life, in commercial and business activity, the business profit and loss। मीन्स ह्यूमन लाइफ में क्या है, इलनेस हो सकती है, इम्पेयरमेंट हो सकता है, लॉस ऑफ लाइफ हो सकती है। कमर्शियल एंड बिजनेस एक्टिविटी में क्या हो सकता है, प्रॉफिट और लॉस, दो ही चीज है, ठीक है। इन अदर वर्ड इट कैन बी डिफाइंड एज अनसर्टेनिटी ऑफ द आउटकम। रिस्क को जो है ना दूसरे मेथड से भी डिफाइन कर सकते हैं। उसमें क्या था, अनसर्टेन इवेंट या अनसर्टेनिटी ऑफ द आउटकम भी बोल सकते हैं। ए रिस्क इन करेंसी, कमोडिटी और एन ऑब्जेक्ट इज ड्यू टू एनी एक्सपोजर इन दैट पर्टिकुलर करेंसी, कमोडिटी और द ऑब्जेक्ट। लाइक करेंसी रिस्क, कमोडिटी प्राइस रिस्क
interest rate risk, it is an integral part of the international trade. इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है, करेंसी रिस्क हो सकता है, कमोडिटी प्राइस रिस्क हो सकता है, इंटरेस्ट रेट रिस्क हो सकता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड इज अफेक्टेड बाय अ नंबर ऑफ एडिशनल रिस्क मोर देन दोज दैट अफेक्टेड डोमेस्टिक ट्रेड, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ ए वास्ट एरिना ऑफ ऑपरेशन वेयर द बायर एंड द सेलर आर लोकेटेड इन डिफरेंट कंट्रीज, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज में बायर एंड सेलर है ना, and the goods and the value of goods move in opposite directions. The currency of a country of a buyer and currency of the country of a seller have their own values which change frequently. मोस्टली क्या है, चेंज हो जाता है ना, हर 4 सेकंड पे करेंसी का रेट चेंज हो जाता है, तो इस कारण से ये भी रिस्क है। while in invoicing may be third currency acceptable for both, sometime it is possible to identify, isolate and quantify the risk, while at other times it may not possible. कभी कभी तो रिस्क को जो है आइडेंटिफाई कर लेते हैं हम लोग, आइसोलेट कर देते हैं और क्वांटिफाई कर देते हैं, बट कभी कभी क्या हो सकता है, इसको नहीं कर पाते। while we have deliberated upon risk in foreign exchange operation in unit 2, we will now see the other risk। चलिए वो रिस्क अब यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल ट्रेड में कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला है बायर रिस्क। बायर रिस्क क्या है, द सेलर फेसेस रिस्क रिलेटिंग टू नॉन एक्सेप्टेबिलिटी, ठीक है, नॉन पेमेंट, क्वालिटी एक्सेप्टेंस, क्रेडिट रिस्क। अब सेलर ने अपने गुड्स जो है ना एक्सपोर्ट कर दिए, जब कंट्री में पहुंचा, बाहर की कंट्री में पहुंचा, उसने कहा कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिफ्यूज कर दिया। एक्सेप्ट कर लिया तो बोला पेमेंट नहीं देंगे, पेमेंट दे दिया, एक्सेप्ट कर दिया तो बोला कोई क्वालिटी प्रॉब्लम है, क्वालिटी आपकी सही नहीं है, ठीक है, एक्सेप्ट क्रेडिट रिस्क। तो इसके कारण क्या है, बायर रिस्क होता है। सेलर रिस्क क्या है, द बायर फेसेस द रिस्क रिलेटिंग टू द सेलर नॉट शिपिंग द गुड्स आफ्टर रिसीविंग एडवांस पेमेंट। अब मान लीजिए कि हाँ, इसमें क्या है, सेलर रिस्क में बायर ने पैसे एडवांस में पेमेंट दे दिए सेलर को या मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरर या सेलर क्या करता है, ऑन टाइम जो है शिपिंग ऑफ गुड्स नहीं किया, ठीक है, रिसीविंग एडवांस में शिप पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, सेम हो सकता है ना, एक तो शिप नहीं करेगा, नॉट शिप, ठीक है, दूसरा क्या करेगा, क्वालिटी सही नहीं होगी, ठीक है, और उसके बाद क्या करेगा, दूसरा ये हो सकता है कि डिले करके शिप करेगा, तो which may either lead for cancellation or delays in further order taken by the buyer और इवन पेनल्टी इन डिले इन शिपमेंट। इस कारण पेनल्टी होगी, डिले होगा, तो इसको कहते हैं सेलर रिस्क। ओवर ए पीरियड व्हेन द बायर सेलर अंडरटेक ए फ्यू ट्रांजैक्शन known each other business practices and commitment well, the buyer and seller risk reduce a great extent, ठीक है। उसके बाद आता है शिपिंग रिस्क। शिपिंग रिस्क इंक्लूड रिस्क अराइजिंग ड्यू टू अदर इंटरमीडियरीज इन द इंटरनेशनल ट्रेड। शिपिंग रिस्क क्या है, अदर मतलब बायर और सेलर को छोड़ के किसी थर्ड पार्टी के कारण जो रिस्क अराइज होती है, तो वो मतलब उसमें लाइक शिपिंग कंपनीज के कारण, हैंडलिंग एजेंट के कारण, पोर्ट अथॉरिटी के कारण, लोकल ट्रांसपोर्ट के कारण और इवन लोडर्स के कारण, तो उसे शिपिंग रिस्क बोलते हैं। जिसके कारण क्या होता है, लीड टू डिलेज, नॉन शिपमेंट ऑफ गुड्स इन टाइम ड्यू टू वेराइटी ऑफ रीजंस लाइक गुड्स बीइंग मिसहैंडल्ड, good abandoned, good saffroned, good wrongly delivered, goods delivered at another destination, goods appropriated for freight payment, transshipment risk, strike by local transporters causing delay in reaching goods in port, strike by porters, मतलब कोई भी रीजन हो सकता है, backlog unability to continue due to the delayed train movement, attack by sea pirates causing delay, breakage, loss of goods, ये सब सारे शिपिंग रिस्क आते हैं। Due to the above risk, beyond the control of buyer and sellers, nation at times declares shipping and other related activity as essential service to promote cross-border trade, particularly when country is largely dependent either on export or import। कभी कभी क्या है, इस रिस्क को कम करने के लिए जो कंट्रीज होती हैं, जो भी कंट्रीज होती हैं अपने यहाँ इसको इसेंशियल सर्विस डिक्लेयर कर देती हैं, जैसे हमारा बैंकिंग इसेंशियल ही है, कुछ भी हो जाए बैंक चलता रहेगा। Other risk, some of the other risk like bank failure risk, settlement risk, risk of competition, genuineness of document, price risk, legal risk, spread risk, market risk, etc could be affect the party to the international trade। इतने सारे रिस्क हैं, फेलियर, सेटलमेंट, रिस्क ऑफ कंपटीशन, जेन्यूननेस ऑफ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट भेजा जेन्यून नहीं पाया, प्राइस रिस्क है, लीगल रिस्क है, स्प्रेड रिस्क है, ये सब क्या है, अदर रिस्क है।
You can also categorize the risk international trade as under credit risk. इंटरनेशनल ट्रेड में रिस्क को हम और सो कैटेगराइज कर सकते हैं। पहला हो गया क्रेडिट रिस्क, related to creditworthiness of the buyer and could result to non-payment of export bills due to any reason like financial crunch, default in और insolvency। क्रेडिट रिस्क क्या हो गया, एक्सपोर्टर ने माल एक्सपोर्ट कर दिया, बायर क्या हुआ, उसकी क्रेडिटवर्टनेस ठीक नहीं थी, इसके कारण पेमेंट नहीं कर पाया, फाइनेंशियल क्रंच हो गया, डिफॉल्ट हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई, इसके कारण क्या हो गया, क्रेडिट रिस्क हो गया। उसके बाद क्या आता है लीगल रिस्क, रिलेटेड टू एनी अमेंडमेंट इन द लॉज ऑफ द सेलर्स ऑफ बायर कंट्री। कोई भी अमेंडमेंट जो है ना एक्सपोर्ट से रिलेटेड अगर बायर या सेलर की कंट्री में होता है तो वो लीगल रिस्क होता है। रिजल्ट इन इनेबिलिटी ऑफ द सेलर टू एक्सपोर्ट और द बायर टू रेमिट प्रोसीड्स इनवॉइसेस। ठीक है, दिस कुड बी ड्यू टू embargoes on the country, ban or restriction on export of a particular goods, ban on restriction of remittance of the fund to a particular country। ये कोई भी अगर रूल्स चेंज करता है बायर एक्सपोर्टर का कंट्री तो वो लीगल रिस्क आता है। कंट्री रिस्क, रिलेटेड टू डेवलपमेंट इन कंट्री बायर सेलर लीडिंग टू डिफॉल्ट इन एक्सपोर्ट और पेमेंट। ठीक है, रिलेट टू द कंट्री में कोई भी डेवलपमेंट अगर होती है किसी भी बायर सेलर की कंट्री में तो इसके कारण क्या होता है, डिफॉल्ट होता है एक्सपोर्ट के, डिफॉल्ट इन एक्सपोर्ट और पेमेंट में होता है। दिस कुड ड्यू टू द अनसर्टेनिटी इन लॉज, अनसर्टेनिटी इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंट्री, इन हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन कंट्री, कुछ भी हो सकता है, फ्लूइड पॉलिटिकल सिचुएशन कंट्री, बैड फॉरेक्स रिजर्व भी अगर नहीं होगा, कुड लीड टू शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड इनएबिलिटी टू बाय फॉरेन एक्सचेंज रिजल्टिंग इन एक्सटर्नलाइजेशन ऑफ द इशू। तो ये हो गया कंट्री रिस्क। कंट्री में कोई भी चेंजेज अगर आया, ठीक है, या डेवलपमेंट हुआ जिसके कारण डिफॉल्ट होगा एक्सपोर्ट में और पेमेंट में तो कंट्री रिस्क हो जाएगा या पॉलिटिकल रिस्क होता है। ऑपरेशनल रिस्क, रिलेटेड टू द ऑपरेशनल इशू बोथ इन, ऑपरेशनल मतलब ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी होगा, जैसे स्ट्राइक एट सेलर फैक्ट्री और इवन एट सेलर रॉ मटेरियल सप्लायर्स फैक्ट्री, ट्रांसपोर्टर्स, लोडर्स, बैंक, क्लियरिंग एजेंट्स। सिमिलरली ऑपरेशन ब्रेकआउट ऑफ द फेलियर systems connectivity and communication breakdown। ठीक है, commotions and other strike और error by operating staff, मतलब ऑपरेशनल इशू के कारण जो भी रिस्क होगी उसे ऑपरेशनल रिस्क कहते हैं। एक्सचेंज रिस्क, एक्सचेंज रिस्क क्या हो गया, रिलेटेड टू एडवर्स मूवमेंट ऑफ इन करेंसीज, एडवर्स मूवमेंट ऑफ इन करेंसी, एनी एक्सपोर्टर इंपोर्टर फेसेस एक्सचेंज रिस्क डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इनवॉइसिंग इन करेंसी अदर देन होम करेंसी, स्ट्रेंथनिंग और वीकनिंग द करेंसी। मान लीजिए उसने इंपोर्टर की कंट्री ने यूएसडी में कर दिया, ठीक है, और वो कंट्री में जिस दिन इनवॉइस किया उस दिन कुछ रेट अलग थी, जिस दिन वो पेमेंट के लिए गया उस दिन रेट चेंज हो गया या हाई हो गया, तो इसके कारण जो रिस्क अराइज होता है उसे एक्सचेंज रिस्क कहते हैं। इन विच इंपोर्ट बिल्स आर बिल्ड, वीकनिंग द करेंसी फ्रॉम वेयर कंपटीटर्स इंपोर्ट गुड्स और सप्लाई ऑफ गुड्स टू द सम बायर्स कंट्री, इट इज रिजल्ट इन एक्सचेंज रिस्क टू द एक्सपोर्टर और इंपोर्टर। फॉर एग्जाम्पल एक दे रहा है, आफ्टर द गुड्स आर एक्सपोर्टेड वेयर द अमाउंट इज इनवॉइस्ड इन फॉरेन करेंसी, इट वुड रिजल्ट इन एक्सचेंज लॉस व्हेन पेमेंट इज रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली इफ द होम करेंसी स्ट्रेंथेंड। अगर होम करेंसी मजबूत हो गई, ठीक है, फॉरेन करेंसी में जो है ना इनवॉइस बिल्ड हुआ तो क्या हो गया, एक्सचेंज लॉस हो जाएगा। सिमिलरली स्ट्रेंथनिंग द होम करेंसी टू द हायर एक्सटेंट एज कंपेयर टू competitors होम करेंसी could result in a better pricing by competitors in shifting the orders to the other country। तो इस तरह से जो रिस्क होगा वो एक्सचेंज रिस्क होगा। अब आइए कंट्री रिस्क देखते हैं। कंट्री रिस्क में आरबीआई गाइडलाइंस क्या कहता है, एज गिवन अबव इंटरनेशनल ट्रेड इज ए प्रोन टू कंट्री रिस्क ड्यू टू चांस ऑफ लॉस इन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स which can be caused by event in particular country affecting the profitability of the business or recovery of the trade credits or investment। There could be several reasons leading to default by the borrowers due to the reason not with his control but the international government। countries क्या है, गवर्नमेंट की कोई भी चेंज जो जैसे बट फॉर द गवर्नमेंट पॉलिटिकल इकोनॉमिक और लीगल रीजंस
अब लैंड के कारण जो डिफॉल्ट हो रहा है तो उसे ही कंट्री रिस्क कहते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब कंट्री रिस्क गाइडलाइंस फॉर दी ऑथराइज डीलर बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया है, कंट्री रिस्क ऑथराइज डीलर के लिए प्रिस्क्राइब किए हैं, ठीक है। In terms of these guidelines, bank are required to have their own country risk policy. Country risk policy सारे बैंकों की अपनी अपनी खुद की होगी and have a system of grading of the rating of the country. Grading और rating करना है based on the set of parameters. Where bank do not have their own system of rating country, they can adopt country risk rating of ECGC. अगर बैंक की अपनी कोई रेटिंग की सुविधा नहीं है तो ECGC जो रेटिंग करता है उसको रेफर कर सकते हैं। The country risk classification of ECGC groups country into 7 countries. कंट्री रिस्क का जो क्लासिफिकेशन ECGC ने किया है वो 7 कंट्रीज में किया है, 7 कंट्रीज में, ठीक है। बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेक प्रोविजन इन केस ऑफ एक्सपोजर अप टू एनी वन कंट्रीज 1% और मोर ऑफ इट टोटल एसेट एज ऑन लास्ट डेट ऑफ द बैलेंस शीट, ठीक है। द कंट्री रिस्क एक्सपोजर ऑफ ए बैंक शैल इंक्लूड एक्सपोजर बाय वे ऑफ बैलेंस abroad, deposit placed abroad, investment abroad in bonds, debentures, overseas lending to corporates, as also trade finance exposures, ठीक है। कंट्री रिस्क एक्सपोजर ऑफ ए बैंक शैल इंक्लूड एक्सपोजर बाय वे ऑफ, ये कंट्री रिस्क में क्या क्या आएगा, बैलेंस अब्रोड, डिपॉजिट प्लेस्ड अब्रोड, इन्वेस्टमेंट अब्रोड इन बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, ओवरसीज लेंडिंग टू कॉर्पोरेट्स एंड ऑल्सो ट्रेड फाइनेंस, ठीक है। फैक्टर विच नीड्स टू बी असेस्ड व्हाइल रिव्यूइंग द कंट्री रिस्क। अब कंट्री रिस्क को जब हम असेस कर रहे हैं तो क्या क्या फैक्टर ध्यान में रखना होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ध्यान में रखना होगा, उस कंट्री में क्या है। अब घाना में, फिजी में, सीरिया में, ये सब की अलग अलग रिस्क होगा, ये सब कंट्री हायर साइड में आती है। इकोनॉमिक पॉलिसी देखना होगा, इन्फ्लेशन देखना होगा उस कंट्री का, इंटरनेशनल रिलेशन कैसा है, जीडीपी कैसा है, एक्सचेंज रेट की वॉलेटिलिटी कैसी है, लेवल ऑफ फॉरेन ट्रेड क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक्सटर्नल डेबिट क्या है, इंटरनल रिजर्व क्या है, इंटरनेशनल रिजर्व, आईएमएफ के कोड्स क्या है, इंटरनेशनल रेटिंग्स क्या है, पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द पेमेंट क्या है, ओवरऑल असेसमेंट क्या है, ये सब जो है ना कंट्री की ग्रेडिंग करने के दौरान ECGC को ध्यान में रखना पड़ता है। अब RBI has suggested that the bank and their own system for assessing country risk, set their own parameter for categorizing countries as per the risk. However, bank which do not have, ये तो वही ECGC का ले सकता है, ECGC जो कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन करता है, अगर किसी बैंक के पास अपनी पॉलिसी नहीं है या अपना सिस्टम नहीं है असेसमेंट करने का तो ECGC जो पब्लिश करता है उसको ले सकता है। ECGC अडॉप्ट 7-fold क्लासिफिकेशन कवरिंग 237 कंट्रीज। ECGC ने क्या किया है, ये 7-fold क्लासिफिकेशन लिया है, ठीक है। इट अपडेट एंड पब्लिश द कंट्री रिस्क क्लासिफिकेशन ऑन क्वार्टरली बेसिस। ECGC क्या कर रहा है, क्वार्टरली बेसिस पे कंट्री रिस्क का क्लासिफिकेशन करता है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या आएगा, इसको ऐसे लिखिए, इनसिग्निफिकेंट रिस्क, ठीक है। A1, A2 हो गया लो रिस्क, लो के बाद मॉडरेट लो रिस्क, इसको आप कर लीजिए B1, और मॉडरेट के बाद मॉडरेट रिस्क, ये हो गया B2, और मॉडरेटली हाई रिस्क HR कर लीजिए C1, हाई रिस्क C2, वेरी हाई रिस्क, ठीक है D, ठीक है। ये हम करते हैं इनसिग्निफिकेंट रिस्क A1, लो रिस्क A2, मॉडरेटली लो रिस्क B1, मॉडरेट रिस्क B2, मॉडरेटली हाई रिस्क C1, हाई रिस्क C2 और वेरी हाई रिस्क D। Besides above, 15 countries have been placed in restricted cover group. इस सब के अलावा जो 273 के अलावा जो है ना 15 और भी कंट्री है जिसको restricted cover group में रखा गया है। Where revolving limit are approved by ECGC, valid for 1 year. 1 year के लिए valid होता है। 5 country has been placed in restricted cover group 2 where a specific approval is given on the case to case
बेसिस। ठीक है, अब कहता है thus we observe that the risk in international trade are part of activity and are more than domestic trade. The mantra to mitigate risk is to act cautiously with proper planning of movement of goods and money, and also by setting limits of the counterparties. Further, these risks can be mitigated by large extent with the help of credit insurance. क्रेडिट इंश्योरेंस के द्वारा जो है ना इस रिस्क को कम किया जा सकता है, which also cover country risk. Direct exchange risk can be covered with tools such as forward cover, future options, or even timing in the inflows and outflows of the foreign exchange. अब यहाँ कहता है एक चीज, it must be ensured that the tools used to mitigate risk do not add the risk, thereby meaning that product which are understood well and can be controlled only be used in to mitigate original risk. ठीक है ना, we have studied the forex derivative and their use in unit 2. चलिए यूनिट 2 में हम लोगों ने पढ़ा था. We can now move on to see how the credit insurance is helpful. अब क्रेडिट इंश्योरेंस के बारे में देखेंगे. चलिए